जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो 1001 प्रश्नों की श्रृंखला का है, जिसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 1001 प्रश्न पार्ट वाइज मिलेंगे। ये सीरीज शुरू हो रही है आज से। ये पहला पार्ट है और यह वीडियो कोई भी एग्ज़ाम जो कि टीचिंग एग्ज़ाम से हैं, केवीएस हो, सीटेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी पूछे जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ उन एग्ज़ामों की जिसमें सीडीपी पूछे जाते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए एक लंबे सफ़र पर जाने के लिए। हम आपको बैक टू बैक 1001 प्रश्नों की श्रृंखला देंगे। हर पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे। वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, लंबे वीडियो पर बच्चे बोरिंग होने लगते हैं। मैं हूँ जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। चलिए सफलता की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माने जाता है? स्किनर को, विलियम जेम्स को, वुडवर्थ को या वाटसन को? तो इसका सही जवाब है विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है विलियम जेम्स को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? ईगो लिबिडो। ईगो लिबिडो का अर्थ होता है, ऑप्शन को देखने के बाद आप बताएं कि आत्म प्रेम या वस्तु लिबिडो या ईगो मनोग्रंथि या ईगो सिनेटोनिक। तो इसका सही अर्थ है आत्म प्रेम। बहुत सारे व्यक्ति आपने देखे होंगे जो एग्ज़ाम की डर से आत्महत्या कर लेता है। ऐसे बच्चे आपने सुने होंगे, देखे भी होंगे। तो उसके अंदर ईगो लिबिडो का अभाव होता है। वे अपने से, अपने शरीर से प्रेम नहीं करते हैं। आपने ऐसे भी प्रसंग सुने होंगे, किसी लड़के ने लड़की के लिए जान दे दी, किसी लड़की ने लड़के के लिए जान दे दी। तो उनके अंदर ईगो लिबिडो का अभाव होता है। आपने कई ऐसे बुजुर्गों को देखा होगा जिसे उन्हें मरने से बहुत डर लगता है, तो उनके अंदर ईगो लिबिडो पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, E.H. एरिक्सन कभी कभी मिलते हैं, के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो एरिक्सन महोदय ने कितनी मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं दी है, यही आपका सवाल है। पहला ऑप्शन है 8, 6, 7, 9। ये आपके 4 ऑप्शन है, आपको बताने हैं इसका जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 अवस्थाएं दी है एरिक्सन ने मनोलैंगिक विकास की। चौथा प्रश्न है कि बच्चे जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है, कभी कभी यह 110 की जगह में 120 भी मिलता है। कभी कभी क्या मिलता है? 90 से 120 के बीच में। तो यह है सामान्य बुद्धि। किस प्रकार का बुद्धि है यह है सामान्य बुद्धि। जिसे भी सीडीपी का नोट्स चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ झारखंड टेट, सी टेट, एस टेट, मैं ये कह रहा हूँ सीडीपी। सीडीपी का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी का। जिसे भी नोट्स चाहिए हमारे पास उपलब्ध है। इसका पेज है 230 पेज का यह नोट्स है, जिसमें सारे चीज़ों को कवर किया गया है। एक यूनिवर्सल नोट्स बनाया है हमने, जिसमें अगर आप इसे ले लेते हैं तो आपका सारा एग्ज़ाम इसी सीडीपी से कवर हो जाएगा। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, हमारा टेलीग्राम का है, उसमें आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आपको बता दूंगा कितना प्राइस पड़ेगा, और बहुत ही कम एफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा आपको। अगला है
शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। शिक्षण विधि तथा शिक्षण नीति में किस चीज़ का अंतर होता है? प्रारूप का, सिद्धांत का, उद्देश्य का, तो विषय वस्तु का। तो आप जान लीजिए कि अगर शिक्षण विधि और शिक्षण नीति लाई गई है तो किसी न किसी उद्देश्य से लाई गई है, तो इसका उत्तर होगा उद्देश्य का। हम अगर शिक्षा नीति की बात करते हैं तो बच्चों के सर्वांगीण विकास को उद्देश्य लेकर के चलते हैं, है ना उद्देश्यों का अंतर। अगला प्रश्न है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? देखिए, सिगमंड फ्रायड ने मन के प्रकार बताए हैं। उसने कहा था ईद, ईगो, सुपर ईगो। इस पर किसी दिन मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा और नोट्स में तो जानकारी है। तो यदि आपको चाहिए इस पर वीडियो तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं बना दूंगा सिगमंड फ्रायड पर। क्योंकि मैं एक लंबे श्रृंखला को लेकर चला हूँ तो इसमें आपको सिर्फ प्रश्न उत्तर मिलेंगे। ये बात उन्होंने कही थी, किसने? सिगमंड फ्रायड ने। लेकिन उन्होंने अव्यक्त अवस्था में, देखिए, जब किसी के अंदर सुपर ईगो की आ जाती है, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, वो संन्यास को धारण कर लेता है, तो ऐसी अवस्था को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए छठा प्रश्न का उत्तर होगा अव्यक्त अवस्था। सातवां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर ध्यान देना चाहिए? तो मन पर अच्छी तरह से बात करने वाले हैं सिगमंड फ्रायड। उन्होंने चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन, 3 प्रकार के मन बताए हैं। तो इसका आंसर होगा सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर डी। अब हम 8वें प्रश्न की बात करेंगे। तो 8वां प्रश्न, अगर आपने हमारा वह वीडियो देखा है जिसका नाम है RTE 2009, तो इसका जवाब आप कतई गलत नहीं करेंगे। तो RTE 2009 ये कहता है कि बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु के हो गए हैं और वे सामान्य हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, तो उन्हें सरकार धारा 21A के अंतर्गत, धारा 21A के अंतर्गत संशोधन करके, कौन सा संशोधन? तो 86वां संशोधन करके 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी और इसे RTE 2000 नाम दिया गया। यदि बच्चे दिव्यांग हैं तो इसमें थोड़ा बदलाव है, 6 से 18 वर्ष तक बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। अब इस पर विशेष जानकारी के लिए आप वह वीडियो देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार सामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन, कोई नहीं। तो असामान्य व्यवहार का आंशिक दमन ही मौलिक कारण है। अब देखिए, असामान्य व्यवहार क्या होता है? यदि कोई बच्चा अपना खेलते खेलते जा रहा है, आपने उसे छेड़ दिया, हल्का सा तंग किया, आंशिक दमन किया, तो उसका व्यवहार जो होगा असामान्य हो जाएगा, पहले की तरह नहीं रहेगा। 10वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या व्यवहारवाद ने? तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि मनोविज्ञान की संप्रदाय की धारणा ये दी होगी मनोविश्लेषणवाद ने। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की ओर। तो 11वां प्रश्न है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर का,
वुडवर्थ का, मैकडूगल का या वाटसन का? तो इसका सही जवाब है मैकडूगल का। अगला प्रश्न है 12वां नंबर का, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? तो आप देखिए यहाँ पर हिंट आपको मिल गया होगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा गया है। तो विकास और वृद्धि का अध्ययन करेगा तो ये विकासीय विधि कहलाएगा। तेरहवां प्रश्न है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी संकुचित अर्थ में, संकुचित ऐसे ही पता चल रहा है कि वो छोटा हो रहा है, बड़ा विस्तृत नहीं हो रहा है। तो ये निश्चित स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर, यदि प्रत्येक स्थान की बात करें तो वो विस्तृत हो जाएगा। जीवन पर्यंत भी विस्तृत है, लेकिन निश्चित स्थान पर ये विस्तृत नहीं है, यह संकुचित अर्थ है। और 14वां नंबर का प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह बात किसने कही है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का। 15वां नंबर का प्रश्न है, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? देखिए, रुचि का भी ध्यान रखना है, शारीरिक और मानसिक योग्यता का ध्यान रखना, विभिन्नताओं का ध्यान रखना है। तो देखिए, विभिन्नताओं के लिए बहुकक्षीय शिक्षण तो हो गया, मनोवैज्ञानिक शिक्षण भी होता ही है, सामूहिक शिक्षण भी होते हैं, ग्रुप में जो पढ़ाया जाता है वो। तो इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। 16वां नंबर का प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान सिद्धांत किया। यानी उन्होंने अधिमान निर्धारित किया। कहने का मतलब गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धियां बताई है और साथ में 2 एक्स्ट्रा बुद्धि बताई है, यानी कुल मिलाकर 9 बुद्धि बताई है। कभी कभी अगर 7 ऑप्शन ना हो तो आप 8 भी आंसर इसका दे सकते हैं। तो इन्होंने स्थानिक बुद्धि बताई है, जिसको स्थान संबंधी बुद्धि कहते हैं, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि भी बताया है, भाषात्मक बुद्धि बताया, लेकिन इन्होंने भावात्मक बुद्धि की बात नहीं की है। 17वां प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान शैशवावस्था पर है। बच्चों की बात नहीं हो रही है, सीडीपी की बात हो रही है। सीडीपी अभी शुरुआती दौर पर है, इसमें और बहुत सारे विकास या सुधार करने की ज़रूरत है, जो कि आगे चल कर के होगा। अभी ये शैशवावस्था में है। 18वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि क्या कहता है 18वां नंबर का प्रश्न। तो निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने, जॉन डीवी ने, जॉन लॉक ने या इनमें से कोई नहीं? तो लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था कार्ल सी गैरिसन ने। उन्नीसवां नंबर का प्रश्न है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया है। देखिए, मनोविज्ञान को 4 प्रकार से बांटा गया था। तो पहला था आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर पहला था आत्मा, फिर मन, फिर चेतना और अंत में व्यवहार। ये 4 प्रकार से अभी मनोविज्ञान का अध्ययन हुआ था। शुरू में कहा था आत्मा,
फिर मन का अध्ययन कहने लगा मनोविज्ञान को, फिर मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन कहा गया, और अभी जो चल रहा है मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यही था कि आत्मा का त्याग कर मन और चेतना को ग्रहण किया, फिर चेतना को त्याग करके व्यवहार ग्रहण किया मनोविज्ञान ने, ऐसा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हुआ गैरेट। कभी कभी गैरिट भी मिलता है, कभी कभी गैरेट भी मिलता है, आप दोनों को याद रखेंगे। और इस वीडियो का हमने कहा था शुरू में कि 20 ही प्रश्न मिलेंगे आपको, ये है 20वां प्रश्न। ज़्यादा लंबा करूँगा, अभी तो लंबी सफ़र पे जाना है ना, मैं लंबे रेस का घोड़ा अभी बनना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान अर्जन करते जाना है। और आप देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो एक क्रम से आएगा, उल्टा पुल्टा नहीं आएगा। एक सीरियल जो बोलते हैं ना कि मनोविज्ञान से हमने शुरू किया, फिर शिक्षा मनोविज्ञान से, धीरे धीरे करके आप देखेंगे, खुद समझते जाएंगे। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो यहाँ सवाल आया बुद्धि लब्धि से। तो देखिए इसका तरीका होता है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, सॉरी उल्टा हो गया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, ये बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, IQ बराबर मेंटल हेल्थ, मेंटल एज बाय जो रियल एज होता है, रियल एज हम लिख देते हैं इंटू 100। तो मेंटल एज कितना है 5/4 इंटू 100 कर दिया हमने। अब हम कटाएंगे तो ये 25 बार में कट गया यहाँ पर, अब 25 पंचे 125, तो ये इसकी बुद्धि लब्धि हो गई। तो 125 हो गया। तो हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि 90 से 120 तक होगा सामान्य। अब चूंकि इसका तो 125 हो गया, तो ये विशिष्ट बच्चे में आ जाएंगे, या इसको प्रतिभाशाली बच्चे भी हम कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया 125। आपने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको बस क्या करना है, वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करके लाइक कर देना है, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, 101 प्रश्न लेकर के आऊँगा। अब ये भी तो सोचिए, और साथ में आप हमें कमेंट करेंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। फिर अगले सेशन को पाने के लिए आप नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए, जो बेल आइकन के रूप में मिलेगा, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि इस चैनल पर आपको बैक टू बैक 1000 प्रश्न मिलने वाले हैं। पर डे आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है कि संडे है तो आपको एक दिन ना मिले, संडे को छोड़ दूं, लेकिन सप्ताह में कम से कम 7 दिन होते हैं तो 6 दिन आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।